नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पारासर श्री राम कोचिंग क्लासेस थावला की ओर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज अपना दूसरा टेस्ट भारतीय संविधान की विशेषताएं व स्रोत से लिया गया, उसके आंसर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है जिसमें कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। उनमें से पहचानना है अपने को कि कौन किसकी व्याख्या है या नहीं। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक का अर्थ होता है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के गुण हों। दूसरा कथन दे रखा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। और इसमें आंसर जाएगा आपका कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो कथन है, जो कारण है, वो ए की व्याख्या करता है। इसमें आप एक फैक्ट नोट कर सकते हैं। अंग्रेज विचारक के.सी. व्हीयर जो थे, उन्होंने भारत के संविधान की विशेषताओं को अर्धसंघात्मक की ओर बताया था। और भी कई हैं, जैसे मॉरिस जोन्स जिन्होंने सौदेबाजी का संघवाद कहा, ग्रैनविल ऑस्टिन हैं जिन्होंने सहकारी संघवाद की बात कही, और आइवर जेनिंग्स है जिन्होंने केंद्र उन्मुखी संविधान की बात कही थी। तो इस प्रकार कुछ फैक्ट हैं जो आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इन चारों को एक बार देखते हैं बारीकी से, तब आपको उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य। जी बिल्कुल, ये तो भारतीय संविधान का दर्शन है, क्योंकि जो हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, नीति निर्देशक जो तत्व पढ़ते हैं, उनमें जिक्र ही इसी बात का है कि राज्य भविष्य में ऐसे कार्यों को नियत करेगा कि जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। दूसरा समाजवादी राज्य। बिल्कुल, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हूबहू इस शब्द का उपयोग किया गया है, जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद जोड़ा गया था। 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, एक अखंडता और एक पंथ निरपेक्षता। तो ये आपको याद रखना। तीसरा है राजनीतिक समानता। जी बिल्कुल, ये भी प्रस्तावना से ही उठाया गया है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार की समानताओं की चर्चा प्रस्तावना में की गई है। जबकि भारतीय संविधान के दर्शन में कहीं पर भी साम्यवादी राज्य की प्रेरणा नहीं ली गई है, कोई भी ऐसा दर्शन नहीं लिया गया है। इसलिए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर जाएगा 4, साम्यवादी राज्य की अवधारणा या ऐसा कोई भी दर्शन हमें प्राप्त नहीं होता है। तीसरा प्रश्न, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जो भारतीय संविधान है उसने अपने जो अधिकार प्राप्त किए हैं या जो शक्तियां प्राप्त की है या जो इसको भारतीय संविधान को भारत में सर्वोच्चता प्राप्त है, वो किसकी वजह से है? ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, जिसकी कल हम टेस्ट में चर्चा भी कर चुके हैं कि माउंटबेटन योजना के बाद जो भारत को आज़ादी के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, लेकिन उसमें ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं था। समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा जो प्रतिनिधित्व संविधान सभा थी, क्या उससे इसको अधिकार प्राप्त होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। संविधान सभा ने तो केवल संविधान निर्माण का कार्य किया है। तीसरा है भारत की जनता से। बिल्कुल। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से नहीं, सर्वोच्चता जो प्राप्त होती है वह केवल भारत की जनता से ही होती है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल सी जो कथन है वही इसमें सही जाएगा, क्योंकि भारत की जनता जो है वो सर्वोच्च है। और प्रस्तावना में हम पढ़ते भी हैं कि हम भारत के लोग। उसका तात्पर्य यही है कि भले ही संविधान सभा ने बनाया है, लेकिन उसको संकल्पित करने के लिए पूर्ण रूप से भारत के लोग ही तत्पर थे। तो उसमें कथन भी ऐसा ही है। आप प्रस्तावना पढ़ना, प्रस्तावना में अंत में यही दिया हुआ है कि दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को भारतीय जनता द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। इसमें ऑप्शन जाएगा 4। चलिए
प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभिभावक का मतलब वो हुआ जो संविधान का संरक्षक हो सकता है, जो संविधान की रक्षा करता है, संविधान की व्याख्याएं करता है, उसका प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें सीधा सीधा आंसर जा रहा है आपका सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जो है वही भारतीय संविधान के एक अभिभावक संरक्षक के तौर पर कार्य करता है। संविधान की समय समय पर व्याख्याएं करता है, चाहे वो किसी भी अनुच्छेद से जुड़ी हुई हो, चाहे मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई हो, चाहे नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ी हुई हो। सर्वोच्च न्यायालय को ही यह अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान की व्याख्या कर सकता है। तो इसमें आंसर जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ये अभी पहले प्रश्न में हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत का जो संविधान है वो कुछ विशेषताएं एकात्मक के लिए हुए हैं और कुछ विशेषताएं संघात्मक के लिए हुई है। लेकिन आपको सीधे सीधे शब्दों में याद रखना है कि ना तो एकात्मक है, ना पूर्ण संघात्मक है, और न ही एकात्मक से संघात्मक की ओर जाता है। भारत का जो संविधान है वो गुण तो संघात्मक रखता है, जो संरचना है वो तो संघात्मक है, लेकिन झुकावा एकात्मक की ओर है। इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जा रहा है? मतलब कि भारतीय संघ में भी वही विशेषता हो और अमेरिका का जो परिसंघ है उसमें भी वही विशेषता पाई जानी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ये ढूंढते हैं। एक ही नागरिकता, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि भारत में जो है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान की 3 सूचियाँ, जैसे कि पता है भारत के संविधान में तो 3 सूचियों का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका में जो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कार्य करता है, जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है उस पर कार्य करता है, वहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा है न्यायपालिका की द्वैधता मतलब जो 2 भाव रखता हो, द्विभाव रखता हो। लेकिन भारत जो है, भारत में सर्वोच्च रूप से जो प्रमुख है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही है। लेकिन अमेरिकी जो परिसंघ है वहाँ पर केंद्र के द्वारा जो न्यायालय है और राज्यों का द्वारा जो न्यायालय है उनकी अलग अलग शक्तियाँ हैं, वो अपने आप में अलग अलग रूप से स्वतंत्र होते हैं और उनके जो निर्णय होते हैं वो अलग अलग रूप से दिए जाते हैं। लेकिन भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका निर्णय अंतिम होता है, राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम नहीं होते हैं। तो ये तीनों तो हुए नहीं। तो चौथा ऑप्शन है संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है वो जो है वो समानता अपने आप में रखता है। तो इसमें जो छठा क्वेश्चन है उसके अंदर आंसर जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। चलिए 7वां प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो सीधा ही प्रश्न है, आपको सीधा आंसर देना है इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन भरा जाता है उसका जो नियम लिया गया है वो लिया गया है आपके आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड का एक प्रमुख और जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और भी आगे पूछा जा सकता है वह है नीति निर्देशक तत्व। भारत में जो नीति निर्देशक तत्व हैं अनुच्छेद नंबर 36 से लगाकर 51 तक वह जो लिए गए हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इससे हमने मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया और सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक पुनरावलोकन, वो सभी संयुक्त राज्य अमेरिका के देश के संविधान से हमने स्रोत के रूप में प्राप्त किए हैं। दक्षिण अफ्रीका बहुत इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद जो 368 है, मतलब कि जो संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रियाएं हैं वह हमने कहाँ से ग्रहण की है? दक्षिण अफ्रीका से। फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता व बंधुता। तो जो बंधुता शब्द है वह हमने फ्रांस के संविधान से आप कह सकते हैं कि स्रोत के रूप में प्राप्त किया है। चलिए, तो इसका आंसर हुआ आपका आयरलैंड।
8वां प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीनों ही देशों के जो संघीय व्यवस्थाएं हैं उनसे हमने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है और वहाँ की संघीय व्यवस्था का प्रभाव अपने ऊपर आया है। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था के लिए कोई भी प्रावधान नहीं लिया है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के जो अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका मतलब आपको सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जब अनुच्छेद 352, 356 और 360 इनको जब लागू किया गया है या किया जाता है, तब 20 और 21 अनुच्छेद जो हैं 20 और 21, 20 जो है वो तो अपराध की दोष सिद्धि के नियम है और 21 जो है वो जीवन जीने की स्वतंत्रता है। उसको छोड़कर अन्य सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों के स्थगन का जो हमने प्रावधान लिया है वो हमने लिया है जर्मनी से। ठीक है, ये तो सीधा प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए 10वां प्रश्न, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से हमने प्राप्त किया है? ये किस संविधान से लिया गया है? इसका आंसर जाता है आपके अमेरिका के संविधान से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है, ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में, जिसको आप दूसरा शब्द कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, इसको आप सीधा सीधा याद कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन या संविधान के संरक्षक के रूप में या संविधान की व्याख्या करने के रूप में उसका पुनरावलोकन करने का अधिकार जो प्राप्त है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। और वह किस देश से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से। तो 10वें में तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान के अधीन निम्न कथनों में से कौन कौन से सही हैं? उनमें से आपको छांटने हैं। ठीक है, 11वां जो प्रश्न है उसमें अलग अलग नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, उन पर ध्यान रखते हुए ही हर एक कथन को एक बार ढंग से पढ़ना है और उनमें से अपने को तथ्यों को अलग करना है जो सही तथ्य हैं। ठीक है, पहला, संविधान सर्वोच्च है। जी बिल्कुल, भारत में जो संविधान है उसकी सर्वोच्चता रखी गई है। दूसरा, संघ व सरकारों के बीच क्या शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है? बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारी संघ सूची और राज्य सूचियां हैं और समवर्ती सूची है उनमें शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट विभाजन हमने किया है। तो ये भी सही हुआ, मतलब कि ए और बी तो सही है। संविधान में संशोधनों के लिए विविध प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। बिल्कुल, जो संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। 368 जो हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की है। तो 368 के तहत हम एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए ही संविधान का क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। तो तीसरा भी सही हुआ। तो ए, बी और सी ये तो तीनों सही हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। संघ की संसद और राज्य की विधानसभाएं क्या संप्रभु होती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि संघ की संसद तो संप्रभु है, लेकिन राज्य की विधानसभाएं जो हैं वो कानून निर्माता नहीं होती है। कानून निर्माण का कार्य देश में संसद ही करती है और उनको क्रियान्वित फिर राज्य की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। इसलिए राज्य की विधानसभाएं संप्रभु नहीं हैं। अगला, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता। ये गलत हो गया यहाँ, क्योंकि संविधान की जो उद्देशिका है उसको मूल अधिकारों की व्याख्या करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। तो चौथा और पांचवा तो इसमें सही नहीं है। तो ए, बी और सी, इसका मतलब कि 11वें में जो सही जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इसको आप ढंग से नोट कर लें। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में या कहाँ जन्म लेती है? देखिए, ब्रिटेन जो है, ठीक है ना, उसको हम ब्रिटेन को
संसद की जननी कहते हैं। ठीक है, संसदात्मक जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको जननी के रूप में हम ब्रिटेन को ही मानते हैं। लेकिन ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, वह विकसित संविधान है। ठीक है ना, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है, उसको एक बार में लिखा नहीं गया है। तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो सर्वप्रथम फ्रांस जो देश है उससे ग्रहण की है। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसके बाद में नेपोलियन जो आपने नाम सुना होगा, तो उसके द्वारा जब क्रांति के बाद 3 बार संविधानों का प्रावधान लगवाया गया था, संविधान बनवाए गए थे। 3 संविधान बने हैं। 1791 में भी एक संविधान बना था, फिर 93 में और फिर 95 में। तो उनके 39 सदस्यीय एक संविधान सभा जो थी उसने वहाँ लिखित संविधान का प्रावधान किया था, इसलिए इसका आंसर जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय है। ठीक है, भारत का जो संविधान है वो परिसंघीय नज़र आना चाहिए, इसकी व्याख्या पूछ रहा है ये कि संविधान लिखित और अनम्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। देखिए, पहला ऑप्शन एकात्मक की ओर झुका हुआ है, दूसरा ऑप्शन एकात्मक की ओर झुका हुआ है, चौथा ऑप्शन भी जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र की ओर जा रही है वो भी एकात्मक की ओर नजर आ रही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है उसको आप गौर से पढ़िए कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण, शक्तियाँ बट गई है, कुछ केंद्र के पास चली गई और कुछ राज्य के पास चली गई, तो उसी से हमारी परिसंघीय की कल्पना सही सिद्ध हो रही है। बाकी तीनों तो एकात्मक के गुण हैं, संघात्मक के गुण लिए हुए केवल एक ऑप्शन है, इसलिए इसका सीधा सीधा सही आंसर जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारतीय संविधान एक मौलिक संविधान है। देखो, मौलिक शब्द का मतलब होता है मूल रूप से। क्या भारतीय संविधान का जो आज जो हम टेस्ट दे रहे हैं उसमें ही यही पढ़ रहे हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अलग अलग देशों के संविधानों से कुछ न कुछ ग्रहण करते हुए बना है, मतलब कि पूर्ण रूप से मूल रूप से पूरा संविधान भारत के अंदर नहीं बना है। भारत के बाहर के देशों के संविधानों से भी अध्ययन करते हुए हमने कुछ न कुछ ग्रहण किया है। तो मूल रूप से हमारा ये संविधान मौलिक संविधान नहीं है, ये कथन तो गलत हुआ। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। जी बिल्कुल, भारत में संसदात्मक व्यवस्था है जो हमने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। अभी चर्चा हुई थी, वेस्टमिनिस्टर प्रणाली भी वहीं की है, ब्रिटेन की। एकल नागरिकता, विधि का शासन, सारी सब कुछ चीज़ें हमने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से। ठीक है, ये तो सही हुआ। दूसरा, भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं। जी बिल्कुल है, संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, चौथा ऑप्शन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च है। जी बिल्कुल, तो संविधान की सर्वोच्चता 350 से अधिक आर्टिकल और संसदात्मक प्रजातंत्र, ये तीनों ही अपने आप में सही सिद्ध हो रहे हैं। तो बी, सी और डी, इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसके लिए बिल्कुल सटीक और सही आंसर जा रहा है। ठीक है, अंतिम प्रश्न, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये तो सीधा प्रश्न पूछा है कि कानून का समान संरक्षण जो शब्द है वो हमने निम्न में से किस देश से ग्रहण किया है? आप 2 चीज़ें और भी नोट कर सकते हैं। एक होता है विधि का शासन, कानून का शासन, वह तो हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। ठीक है, एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वह हमने ग्रहण की है जापान से। और तीसरा शब्द हो गया विधि या कानून का समान संरक्षण, ये हमने ग्रहण किया है
अमेरिका से। तो 3 चीज़ें हो गई, कानून का समान संरक्षण वो तो है अमेरिका से, विधि का शासन या कानून का शासन वह है ब्रिटेन से, और तीसरा है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह ली गई है जापान से। तो 3 प्रश्न इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया आपके अमेरिका। उम्मीद करता हूँ इन 15 प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रश्न और भी प्राप्त हुए हैं। आप इन्हें ज़रूर देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, बार बार याद कीजिएगा, और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न बहुत सारे एग्ज़ामों में आए हुए हैं और भी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अच्छा टॉपिक था, ठीक है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। नमस्कार।